अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आपको हमारे ऑडियंस जो हैं चैनल M5 के, उनको मालूम है, पहले दिन से बता रही हूँ कि हमारी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसमें इकोनॉमी एक फैक्टर है। 5 सब्जेक्ट हैं, उसमें इकोनॉमीज़ जो सोसाइटीज़ जब क्रिमिनल एक्टिविटी की तरफ बढ़ती हैं, स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा बढ़ता है, उसकी बेसिक रूट्स ही जाकर आपकी इकोनॉमी से टच होती हैं। जब आपकी मईशत ख़राब होती है तो जराइम बढ़ते हैं। और इकोनॉमी जो है उससे रिलेटेड हमारे जो 3 मेजर फैक्टर हैं, हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, बरामदात हैं, हमारी ट्रेड है यानी कि तिजारत है, और तीसरा फैक्टर जो है वो सर्विसेज हैं। तो हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं वो हैं तो फॉरेन सर्विस से, लेकिन जो लोग फॉरेन सर्विस में रहे होते हैं, वो जब एम्बेसडर्स होते हैं तो उनके साथ एक शख्स अटैच होता है, जो होता तो एम्प्लॉई होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का, लेकिन ट्रेड अटैशी या ट्रेड कमिश्नर या कमर्शियल काउंसलर्स जो होते हैं, 82 कंट्रीज़ में हमारे कमर्शियल काउंसलर्स हैं, उनके साथ एम्बेसडर्स की रिलेशनशिप कैसी होती है, प्लस ट्रेड काउंसलर्स क्या अपना काम कर रहे हैं, कमर्शियल अटैशीज़ अगर वो कर रहे होते तो आज हमारी एक्सपोर्ट्स का हाल ये ना होता। इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट जनाब हसन हबीब साहब तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, पहला सवाल, आप माशाल्लाह रहे हैं एम्बेसडर रहे हैं नॉर्थ कोरिया में, आप रहे हैं चाइना में, आप रहे हैं स्विट्ज़रलैंड में, लेकिन आप चाइना में कौंसल जनरल भी रहे हैं। तो वो जो ट्रेड कमिश्नर के हवाले से या ट्रेड अटैशी के हवाले से जो आपका एक्सपीरियंस रहा है तीनों कंट्रीज़ में जहाँ, तो उसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। मैं ये बताना पसंद करूँगा कि हमारे पास जो ट्रेड काउंसलर्स आते हैं उनके वो बुनियादी तौर पर अगर तो वो ट्रेड सर्विसेज के हैं तो उनकी परफॉर्मेंस और उनका कंडक्ट जो है उसमें थोड़ी सी गाइडेंस से इम्प्रूवमेंट आ जाती है और वो फिर सेटल हो जाते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके तहत अक्सर आपको DMG से या दूसरे ग्रुप से ऐसे अफसरान आते हैं ट्रेड पोस्टों पे कि जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है और वो मोस्ट प्रोबेबली सीखना भी नहीं चाहते हैं, वो अपने ही उस मोल्ड में रहते हैं जहाँ से वो आए थे। आप समझते हैं लेटरल एंट्रीज जो हैं ये दूसरे ग्रुप्स की, उनसे भी सर्विसेज जो हैं वो इफ़ेक्ट होती हैं? देखिए बिल्कुल इफेक्ट होते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि ट्रेड एक बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड एग्जैक्टली और अगर जब तक आपको उसका डिटेल्स नहीं पता, नुएंसेस नहीं पता, तो आपको इसलिए कि आपका पूरा ग्रुप है ट्रेड एंड कॉमर्स का, इनकी ट्रेनिंग सिविल सर्विसेज एकेडमी में जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं वो इसीलिए होती हैं, फिर उनकी स्किल्स जो डेवलप होती हैं वो पोस्टिंग के दौरान होती हैं। लेकिन अगर आप दूसरे ग्रुप्स के लोग लाएंगे या पॉलिटिकल लेटरल एंट्रेंस आएंगे तो वो तो इफेक्ट होगी सर्विस जी उसकी। और देखिए हर कंट्री में ट्रेड का एक अलग कॉम्प्लेक्शन है। जैसे मैं आपके सामने बता रहा था कि मैं जैसे चाइना में रहा हूँ, ईरान में रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड में, हॉलैंड में, मोरक्को में, तो हर जगह एक ट्रेड कल्चर अलग है। चाइना में जब मैं पहले था तो उस वक्त स्टेट टू स्टेट ज़्यादा हमारी वो इंटरेक्शन थी। ईरान में भी तकरीबन यही सूरत हाल। आप ईरान में भी रहे हैं? मैं ईरान में भी रहा हूँ। और जब हॉलैंड हम गए तो इट वॉज अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो यूरोप से के जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी ट्रेड ही बिल्कुल डिफरेंट है और वो बिल्कुल दे वर सो एग्रेसिव, जहाँ उनको इंटरेस्ट नज़र आती थी वो हमें सपोर्ट भी करते थे और अच्छे आइडियाज़ को सब। अच्छा, इन सारे उसमें जो हमें अफसर मिलते थे दूसरे डिपार्टमेंट से, बाज़ जगह तो हमें ख़ुद करना पड़ता था। जैसे मोरक्को में मैंने खुद किया, स्विट्ज़रलैंड में मैंने खुद किया, चाइना में किया था पहले। तो वहाँ ये होता है कि महीनों तो लगते हैं उनको समझने में कि हो क्या रहा है। उसके बाद जब वो समझते हैं तो साथ उनका टेन्योर पूरा हो चुका होता है और वो जा रहे होते हैं। तो और एक जो फाइन डिफरेंस है ट्रेड का, जो हमारी गवर्नमेंट को और आवाम को शायद समझ में नहीं आता, कि जो कमर्शियल काउंसलर्स का रोल है वो बड़ा लिमिटेड है। उनका रोल है ब्रिज बनाने का। बिल्कुल। अगर एंटरप्रेन्योर आपका वीक है तो वो ब्रिज क्रॉस ही नहीं होता। सर, मैं मेरी सर्विस के बाद, रिटायरमेंट के बाद, मैंने कुछ सोचा कि कुछ बिजनेस किया जाए, बिकॉज माय फादर वाज फाउंडर ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो, जिसका टेडैप जिसका करके बेड़ा गर्क कर दिया गया है और सर्विसेज बिल्कुल ज़ीरो पर हैं। उसमें मैंने वॉच किया, मैंने सोचा कोई बिज़नेस करूं, तो जब तक आप प्रैक्टिकली ग्राउंड में ना हो आपको पता नहीं चलता हो क्या रहा है। तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने, टेडैप ने मुझे नॉमिनेट किया 2-3 सिंगल कंट्री एग्जीबिशंस में भी, और फिर दूसरी एग्जीबिशंस में हम गए।
मैंने देखा हमारे ट्रेड से रिलेटेड जो काउंसलर्स प्लस कुछ एम्बेसडर्स भी दे आर इन्वॉल्व देयर ओन बिजनेस इनफैक्ट. ये भी एक एलिमेंट है. ठीक है ना जी, वो अपना काम शुरू कर देते हैं. उनका काम है रिसर्च, मार्केट रिसर्च करके आप प्रोडक्ट की डिमांड अपने मुल्क को भेजना और उसके लिए यहाँ से लोग तैयार करना, एक्सपोर्टर्स तैयार करना, फिर एक्सपोर्ट मोशन ब्यूरो का काम होता है. मैंने देखा वैसा तो कोई काम, ये मेरे वालिद के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, ख़ास तौर पे एक चेयरमैन को मैं ज़रूर कहूँगी जो कि ऑनरेरी हमीद जी हबीब, उनके अलावा मैंने आज तक नहीं देखा कि टेडैप में कोई ऐसा चेयरमैन आया हो जिसने मुल्क के इंटरेस्ट में सोचा हो, मुल्क की इकॉनमी के इंटरेस्ट में. और उस वक्त इकॉनमी बिल्कुल, उसकी जो रेट थी हर चीज़ बहुत हाई प्रोग्रेस थी. तो ये मुझे बताइए कि इसमें एम्बेसडर कई दफ़ा आंखें बंद कर लेता है. सपोज़ वो खुद इन्वॉल्व नहीं है एम्बेसडर किसी में, लेकिन उसको पता तो होता है और उनका बॉस होता है, इमीडिएट बॉस एम्बेसडर होता है. तो क्या वो इनकी मिनिस्ट्री को कंप्लेन करता है कि जी ये मेरे सामने चीज़ें आई हैं, हमारा ट्रेड अटैची ये काम कर रहा है? देखिए, जो ये लोग जाते हैं, अब वेरी प्रोसेस इज़ वेरी ट्रिकी. अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है तो नॉर्थ यूरोप में आज से चंद साल पहले सफ़ीर को इसलिए आना पड़ा कि उसने ट्रेड काउंसलर की शिकायत की. ठीक है. तो ये भी एक इशू है कि बहुत सारे जो लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर जाते हैं, इसलिए आना पड़ा. एम्बेसडर को फायर किया गया जी, उनको वापस बुला वो इसलिए किया होगा, फिर इसका मतलब फॉरेन ऑफिस इज आल्सो इन्वॉल्व. नहीं, फॉरेन ऑफिस नहीं, द पर्सन वाज वेरी वेल कनेक्टेड. ये पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड होगा. दिस वेरी अनफॉर्चुनेट. अच्छा, जो असल प्रॉब्लम है हमारे ट्रेड का, एक तो ये है कि ट्रेड काउंसलर्स की इनहेरेंट वीकनेसेस हैं कि अगर वो प्रोफेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड के लोग नहीं हैं और बोरोड हैं फॉर 3 years, तो उनको ज़्यादा दिलचस्पी भी नहीं होती. और सबसे अच्छी बात आपने की कि वो सीखना भी नहीं चाहते. वो इसलिए कि देखिए वो सीख के क्या करेंगे, सीखने में टाइम निकल गया तो बिजनेस कैसे करेंगे अपना. और अपने, और ज़्यादातर सर हम एक ये भी ऑब्जर्वेशन है, सॉरी आपकी खता कलामी होती है, इस पर भी आप बताइएगा कि अगर बड़े मुल्कों में जैसे US, UK, यूरोप का कोई अच्छा मुल्क और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जहाँ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, स्टडी एजुकेशन अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, तो इंक्लूडिंग एम्बेसडर्स, सारा स्टाफ जो है अपनी और अपनी फैमिली की नेशनैलिटी मैनेज करने पे उनकी एफर्ट्स लग जाती हैं. हाँ, दिस इज फ्रैंकली वेरी ट्रू. यस. और अपॉर्चुनिटीज को जिस तरह के यहाँ कन्वे करना चाहिए और परसू करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है. आप चले जाएं, आप रिटायरमेंट के बाद करें जो कुछ करना है, ठीक है ना, लेकिन आप ड्यूरिंग द सर्विस जब आप इन कामों पे लग जाते हैं तो आप जिस काम के लिए असाइन किए गए वो तो नहीं कर पाते. आप आपके नज़र में आपने 4-5 मुल्कों में अगर है तो एक माइन्यूट ऑब्जर्वर भी, और टीचर ऑल्सो, नाउ यू आर टीचिंग इन वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन. CBM इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. तो उनके यहाँ आप IR पढ़ा रहे हैं सर, इंटरनेशनल रिलेशंस. तो आप अपने स्टूडेंट्स जो हैं उनसे शेयर करते हैं चीज़ें ताकि जब वो आगे जाएं प्रैक्टिकल लाइफ? क्योंकि हमने जो है एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस करा है जिसका पहला बैच जब आएगा, नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करेगा ग्रेजुएट, उनको हम पढ़ाते हैं इकोनॉमी, लॉ एंड IR. तो 1/3 उसका IR है, 1/3 लॉ है और 1/3 इकोनॉमी. तो 3 डिपार्टमेंट. मीडिया इसमें कहीं नहीं, मीडिया भी है. जो लॉ नहीं पढ़ते वो मीडिया पढ़ते. ओके. तो हमारे पास 3 जो इस BS ELIR कहते हैं, BS EMR कहते हैं. तो इनमें हमने कोशिश की है कि लॉ को, इकोनॉमिक्स को और IR को मिक्सअप करें, क्योंकि दिस इज व्हाट वी थॉट के वाज मोस्ट एप्रोप्रिएट. ठीक है. हमारे यहाँ जो इशू हमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट को आता है, हमने बहुत दफ़ा कोशिश भी की उसको रिजॉल्व करने की, कि एक तो कल्चर है. ठीक है. एक आदमी फर्ज कीजिए पुलिस सर्विस से आ जाता है ट्रेड में, ठीक है, तो वो तो अपने आप को थानेदारी समझता है सारी उम्र. तो हम लोगों ने बहुत दफ़ा प्रपोज किया कि आप हमें अपने लोग हमारे साथ अटैच कर दें, मतलब वो आपके लोग हों, अटैच टू फॉरेन ऑफिस, और उनकी कोर को हम हाथ नहीं लगाएंगे, हम उनकी पोस्टों को भी हाथ नहीं लगाएंगे. लेकिन हम चाहते हैं कि जब वो वापस आएँ तो वो हमारे साथ रहें और फॉलो करें ट्रेड को थ्रू आउट, एक्सटर्नल ट्रेड को. और बहुत सारे मुल्कों में ये मॉडल है. लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ सब डिपार्टमेंट्स अपनी एम्पायर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और उनके लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स चेंज होती रहती हैं, तो ये कभी प्रपोजल उन्होंने नहीं माना. अच्छा, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ का आप जब इतनी जगहों पर जो रहे हैं, वहाँ आपके जाहिर है कि एक डिप्लोमेटिक फोरम पर एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाती है.
تو ان کے جو فارن آفس کے لوگ ہیں اور ان ایمبیسیز کے لوگ جو ہیں ان میں کتنے لوگوں میں آپ نے یہ فنومینا فیل کیا جو ہمارا والا پاکستانی فنومینا؟ بہت کم. تھرڈ ورلڈ میں بہت سارے ملکوں میں ایشوز ہیں، لیکن جو ٹریڈ اینڈ کامرس کے لوگ ہیں بہت ریئرلی دوسری سروس سے آتے ہیں، اور ان کے یہاں جو پلاننگز ہیں وہ اتنی اچھی ہیں کہ میں نام نہیں لوں گا. ایک عرب ملک سے ایک ڈپلومیٹ آیا اور پہلے دن مجھ سے ملنے کے لیے، تو اس نے کہا میں فلاں ڈیٹ کو جا رہا ہوں. میں نے کہا ہاؤ کین یو ٹیل دا ڈیٹ؟ منتھ میں مان سکتا ہوں، سال مان سکتا ہوں. ان کا نہیں، مائی پوسٹ از فار دس مچ ٹائم اینڈ دین آئی گو بیک. ہمارے آخری دن تک پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا چینج آنی ہے. یہ بھی ایک بڑا بہت کم ہوتے ہیں. جیسے میں بینکاک میں کچھ بزنس تھوڑا میں نے کیا دیکھا، تو جو فرسٹ سنگل کنٹری ایگزیبیشن ہوئی ہماری ٹیڈیپ نے آرگنائز کی، اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرئنس آلسو. So I found the ambassador, the only ambassador who was available at the event all the time, 3 days exhibition. Which year was that? It was 17 and 18. Mia Asim Iftikhar. Mia Asim Iftikhar, he is still there because of the Halakha tenure. Such a wonderful officer I have found in my life کہ he was very much concerned. Otherwise کولمبو میں ہم نے یہی حشر دیکھا کہ ایمبیسڈر جو ہے وہ ایک دن وہ فوٹو سیشن کے لیے آتا ہے، چونکہ یہاں سے پرائم منسٹر کبھی جاتے ہیں یا کبھی جیسے اس دفعہ تو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ ساتھ گئے تھے کولمبو میں اچھا انفلوئنس ہے پاکستان کا. تو اس وقت بس فوٹو سیشن کے لیے ایمبیسڈر صاحب اسی دن پر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد سے کسی کو نظر نہیں آتے. اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو نہ ٹریڈ اٹیشی ان کو اویلیبل ہے، نہ ایمبیسڈر ان کو اویلیبل ہے ایگزیبیٹرس کو. لیکن بینکاک میں نہیں دیکھا کہ ایمبیسڈر صاحب آل دا ٹائم ہی واز اویلیبل. ہم نے چائنا میں یہ جو ساؤتھ ویسٹ چائنا میں چنگدو میں تھا، تو ہم فری آف کاسٹ 80 یا 100 بوتھ لیتے تھے، جو ان کا سب سے بڑا ٹریڈ فیئر تھا. جی شنگھائی کا بھی ہوتا، بھی شنگھائی میں کافی گڑبڑ ہوئی. شنگھائی میں تو پیسے دیتے تھے، لیکن چنگدو میں ہم نے ہمیشہ فری لے کے. کنمن میں اور چنگدو میں 2 بڑے. آپ کنمن میں آپ کریں، کنمن کی بہت بڑی ایگزیبیشن ہوتی ہے. آپ تو کونسل جنرل رہے ہیں چائنا میں. تو وہ یہ کنمن اور چنگدو دونوں میرے پاس تھا، سچوان والا. تو ہم نے جب اور بعد میں لیکن ہمیں جو فیڈ بیک آتی تھی وہ کبھی انہوں نے ہماری بات زیادہ سننے کی کوشش نہیں کی. I have heard that they are very tough negotiators, Chinese, in trade also, in trade and in exports. دیکھیے چائنا اتنی بڑی مارکیٹ ہے، مارکیٹ بڑا پاور بن چکا ہے سر، سپر پاور بن چکا ہے. دیکھیے اگر آپ صرف ٹورسٹ مٹیریل پہ فوکس کریں، ٹھیک ہے، تو اگر چائنا میں 55 لاکھ 60 لاکھ سے 200-300 ملین ٹورسٹ آ رہا ہے، اور آپ ایک ویلکم کی چھوٹی سی ٹاول بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کریں تو 300 ملین ٹاول آئٹم نمبر بھی تو دیکھیں. یس، مارکیٹ بہت بڑی ہے. دیکھیے ایک ایئرپورٹ جو چائنا نے بنایا ہے، جیسے بیجنگ، شنگھائی، کوانگچو، چنگدو، یہ ایک کی کیپیسٹی جو اینول ہے وہ 50 ملین 100 ملین پیسنجر ہے. تو اگر آپ کہیں بھی ٹریول سیکٹر میں، ٹورزم میں تھوڑا سا بھی اگر آدمی نیش کو بول کر، اور میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں، ہم لوگ میں نے اپنی لائف میں بعض جگہ دیکھا ہے پاکستانیوں کا اچھا کام بھی. میں ایک دفعہ کہیں مشروم مجھے سوئٹزرلینڈ میں نظر آیا، ڈرائیڈ مشروم، تو میڈ ان پاکستان تھے. تو آئی واز شاک. میں نے کہا سب سے بڑا اسٹور ہے، تو اس میں پاکستانی مشروم کیا کر رہا ہے. تو میں نے ان کے مینیجر کو بلوا کے پوچھا کہ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ کے پاس پاکستانی پروڈکٹ سوئٹزرلینڈ کی بات کر رہے ہیں نا، یہ آئی کہاں سے؟ ان کا کہ یہ ہمارا ایکسکلوسو وہ ہے. اور پھر اس نے بتایا کہ کوئی پاکستانی آیا تھا اور اس نے یہاں ہمیں بتایا کہ ہم آپ کو بایولوجیکل کنڈیشن بیسٹ میں گرو کر کے دیں گے، آپ چیک کر لیجئے گا اور پھر ہم شپ کریں گے. تو پتہ چلا کہ نارتھ میں اس نے کوئی زمین لی، وہاں سے مشروم سیدھا آتا تھا، اور ہم سیکنڈ لارجسٹ سپلائر تھے مشروم کے. اب دیکھیں ہم لوگ کتنے رچ ہیں اپنی ایگرو بیس جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس میں. تو لیکن کوشش اب اسی کی ہو. اور میں کوشش کہاں سے ہوگی سر، جب آپ ٹریڈ اینڈ کامرس کا سیکٹری جو ہے وہ ڈی ایم جی کا بندہ لگا دیں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی اس پر بات ہو رہی ہے، یہ پنجاب نے کافی اس پہ ریزسٹ کیا ہے کہ ان کے پی سی ایس آفیسر چلے گئے کہ ہماری 2000 پوسٹوں پر ڈی ایم جی نے قبضہ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اسلام آباد جائیے، آل ڈپارٹمنٹس آر ہیڈنگ بائی ڈی ایم جی. پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے، پھر آپ بند کر دیجیے ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کو بھی، ٹریڈ اینڈ کامرس کو بھی، کسٹم کو بھی، انکم ٹیکس کو بھی.
फॉरेन सर्विस को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, तो फिर आप ख़त्म कर दें. देखें ना, ये पोस्टल को भी छोड़ दें, रेलवे को भी, सब जगह आपने डीएमजी ऑफिसर लगाना है. इनका कोई काम नहीं है वहाँ पे. दे आर मीन टू हैंडल द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट. सूबे में काम करें. छोड़ने की एक और साजिश है क्योंकि आप सर्विस से आप जी, मैं तो सब तमाशे देखकर, आपने 3 साल एक डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम करना था किया और उसके बाद एक दूसरी सर्विस में चले गए तो आपके सारे गुनाह माफ हो जाते. बिल्कुल बिल्कुल सर. बहुत बहुत आपके साथ इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा और दूसरे प्रोग्राम्स भी आपके साथ हम करते रहेंगे. ज़रा ये जो एक मुल्क में, क्या पूरी दुनिया में ये जो कोविड-19 और ये सारा सिचुएशन डेवलप हुई है, उस वजह से हमारे प्रोग्राम्स भी काफ़ी नेक्स्ट मंथ जो है वो डिस्टर्ब रहेंगे. किसी का कोई कैमरामैन के घर में कोई बीमार है, कोई और मसाइल हैं बहुत सारे बाहर के, मतलब कुछ गेस्ट भी नहीं आ पा रहे हैं जो दे आर स्केर्ड ऑफ कमिंग आउट. तो इंशाल्लाह आपके साथ फरवरी में आपके साथ राब्ता रहेगा, क्योंकि आपके दूसरा प्रोफेशन जो है टीचिंग, उस पर भी बात करनी है कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं पाकिस्तान में, उनकी भी बड़ी पैथेटिक सिचुएशन है. वो कमर्शलिज्म की इंतहाई सतह पर काम कर रहे हैं. बट सीबीएम अल्हम्दुलिल्लाह सीबीएम की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच टू बी